मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी क्यों करी, मैं जा नहीं पाया। और ये जो नाली है ना तुम्हारी, जो इसका पानी मेरे प्लॉट में क्यों आ रहा है। तीसरा, तुमने एक बात बताओ मुझे, ये नाली खोद करके रोड के बीच में से निकाल दी, ये स्पीड ब्रेकर ऐसा बना है जो नॉर्म्स का अकॉर्डिंग नहीं, कितने लोग इससे गिर रहे हैं। तुम सुबह मैंने मेरे घर में स्विमिंग पूल बना रखा है, उसमें सुबह उठे और आए और मेरे से बिना पूछे मेरे स्विमिंग पूल के अंदर जा करके नहा करके अपने दोस्तों के साथ नहा करके चले गए। क्यों? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप इतनी देर से हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हो। आपको पता है कि मैं आपको साइड नहीं दे सकता, आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम लगा हुआ है, फिर भी आप कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये टॉर्ट कमिट हो रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है एक तरह से, तो ये टॉर्ट कमिट हो रहा है, ये है टॉर्ट। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जो चैप्टर ले रहे हैं हम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्लास 12 का CBSE का। टॉर्ट जो है ना, वर्ड यूज में लिया था फेमस स्कॉलर विनफील्ड ने, जबकि टॉर्ट्स लिया था साल्वर्न्स ने। अब होता क्या है कि इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो जो टॉर्ट है वो कोडिफाइड नहीं है, ये नॉन कोडिफाइड है। नॉन कोडिफाइड का मतलब ये है कि जैसे कोई आर्टिकल या सेक्शन इसमें नहीं है, ये कोई एक्ट नहीं है। एक्ट इन द सेंस ये नॉन कोडिफाइड है। एक्ट में क्या होता है, या जैसे सेशंस होते हैं, मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया, ऐसा नहीं है, ये नॉन कोडिफाइड है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, ये वर्ड जो लिया गया, इंट्रोडक्शन जो है ये लिया गया टॉर्टम से, जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रूक्ड। डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज ए सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट ईदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल दैट रिजल्ट्स इन द इंजरी और द हार्म। कहने का मतलब है कोई भी सिविल रॉन्ग जो गलत कृत्य किया जा रहा है वो इंटेंशनल या जानबूझ के किया जाए या हो जाए एक्सीडेंटल, जिसके कारण से सामने वाले को इंजरी यानी किसी तरह का नुकसान होता है या हार्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू सर जॉन साल्वर्न्स, टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर unliquidated damages and which is not exclusively breach of contract or the breach of trust। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिविल रॉन्ग हुआ जिसका कि डैमेज जो हो रहे हैं ना वो अनलिक्विडेड, मतलब को पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया है, ट्रस्ट को ब्रीच नहीं किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अनलिक्विडेड डैमेजेस का मतलब क्या है। अनलिक्विडेड डैमेजेस का मतलब होता है द सम ऑफ द मनी दैट कैन नॉट बी फॉरसीन और असेस्ड बाय ए फिक्स्ड और प्री डिसाइडेड फॉर्मूला, जिसको पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉर्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। यानी कोई प्रॉमिस हम दो व्यक्ति कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे प्रॉमिस पे हुआ था कि हमने कुछ प्रॉमिस किए थे, अगर मैं ये नहीं करूँगा या आप वो नहीं करोगे, तो उसके बाद में तो ब्रीच मतलब उस प्रॉमिस को हम तोड़ते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रेमेडी जो है टॉर्ट के अंदर जो है, रेमेडी इज एक्शन फॉर डैमेजेस, जो भी डैमेजेस होते हैं उसकी रेमेडी मिलेगी। इसमें यहाँ पे क्या है, प्राइमरी रेमेडी इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम ये रहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली चले। यहाँ पे अनलिक्विडेड डैमेजेस होंगे, यानी डैमेजेस को पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ पे लिक्विडेड है कि पहले से डिसाइड कर लिया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो क्या नुकसान दिया जाएगा, क्या उसकी भरपाई होगी। अगर अपन टॉर्ट की बात करें तो मोटिव जो है मे बी टेकन इन कंसिडरेशन कि किस कारण से ऐसा किया गया। यहाँ पे मोटिव वाली इरेलीवेंट बात है, मोटिव तो कोई है ही नहीं अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं तो। इन टॉर्ट ड्यूटी इज बाउंड टुवर्ड्स अ पर्सन जनरली, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, टॉर्ट आपको नहीं मालूम कौन कमिट करने वाला है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक पर्सन होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो बिटवीन द पर्सन या अमंग द पर्सन होगा। नेक्स्ट, डैमेजेस मे बी कॉम्पनसेटरी, मतलब उनको कॉम्पनसेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो अगर अपन क्वांटम में आए तो नेचर और डैमेजेस, जो डैमेज का जो नेचर है ना
इसमें मे भी कॉम्पल्सरी हो सकता है, कॉम्पल्सेट किया जा सके, टॉर्ट में हो सकता है ना किया जा सके, मे भी कॉम्पल्सरी, लेकिन इसमें नेचर ऑफ जो डैमेज है वो हमेशा कॉम्पल्सरी होगी ही होगी। नेक्स्ट बात आती है कि एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। एलिमेंट ऑफ टॉर्ट के अंदर 3 हो गए। फर्स्ट हो गया रॉन्गफुल एक्ट, सेकंड हो गया डैमेज, थर्ड हो गया रेमेडी। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब जैसे कि मैंने पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, मैंने मेरी गाड़ी किसी और के घर के सामने खड़ी कर दी, ये हो गया रॉन्गफुल एक्ट। डैमेज, वो व्यक्ति जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर जाना था वो नहीं जा पाया क्योंकि बाहर ही नहीं निकल पाया, अपनी गाड़ी को नहीं निकाल पाया। रेमेडी क्या हुई? लॉस ऑफ मनी, जिसके कारण, उस मीटिंग के कारण से पता नहीं उसको क्या डील उसकी मैच्योर हो जाती या क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट बड़ा मिल जाता, लेकिन उसको नहीं मिल पाया तो उसकी रेमेडी यानी उसका जो नुकसान होगा, लॉस ऑफ मनी। नाउ द नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ द लॉ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स आया कहाँ से? जब अपन कह रहे हैं कि ये कोई मतलब कोडिफाइड नहीं है तो कहाँ से आता है? तो यहाँ तक जुडिशियल डिसीजन से, यानी कोई भी जुडिशियल डिसीजन जो पहले जो जजेस ने दिए उससे, सेकंड स्टैट्यूट्स यानी लॉ ऑफ रूल जो बन गए उनसे, थर्ड जो होता है कि कोई केस लॉ से। तो ये जो है कोई भी डज नॉट जो ऑरिजिनेट फ्रॉम द एक्ट पास बाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट से नहीं आता है। तो टॉर्ट में क्या चीज़ हुई? एक तो रॉन्गफुल एक्ट हो गया, एक डैमेज हो गया, एक रेमेडी हो गई। अब अपन रॉन्गफुल एक्ट की बात करें तो काइंड्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, कौन कौन से एक्ट हैं जो रॉन्गफुल एक्ट के कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे? जैसे इंटेंशनल टॉर्ट पहला, नेक्स्ट है नेग्लिजेंस, देन डिफेंडेंट इज स्ट्रिक्टली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट। अगर अपन इंटेंशनल टॉर्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है कि थ्रेटन्स टू कॉज द फिजिकल हार्म, मुक्का मारना, चूइंग पंच, मैंने मुक्का दिखाया कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं मुक्का मार दूंगा, मार नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डरा रहा हूँ, दिस इज असॉल्ट। बैटरी क्या है? मुक्का मारना, यानी कॉजिंग बॉडीली इंजरी, अप्लाइंग फिजिकल फोर्स, मैंने मुक्का दिखा के मार भी दिया, यानी अगर आपको टच कर दिया इस तरह से तो ये हो गया बैटरी कमिट करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो बिना असॉल्ट के बैटरी कमिट की जा सकती है? सोचिए, क्या आप सोचेंगे कैसे हो सकती है? जब तक मैं मुक्का दिखाऊंगा ही नहीं तो मुक्का मारूंगा कैसे? तो बिना असॉल्ट के बैटरी यस हो सकती है। हो सकता है मैं बैक से आकर के मुक्का मारूं तो मुझे बैक से आके मुक्का मारा तो मुझे नहीं दिख रहा ना, तो विदाउट असॉल्ट बैटरी कमिट हो गई। नेक्स्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, यानी टू अनलॉफुल कॉन्फाइन और रेस्ट्रेन द क्लेमेंट इन द बाउंडेड एरिया, यानी घेरना या रोकना। मैं कहीं जा रहा हूँ, 4 आदमियों ने मुझे रोक लिया, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जगह जाना है और मेरे को जाने से रोक दिया, मैं जा नहीं पाया, तो ये हो गया फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट है, इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे बच्चों की आप में से आपने किसी एक बच्चे को कमरे में बंद कर दिया, उसको कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना था, तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो कमरे में ही बंद रह गए, तो ये हो गया फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट है ट्रेसपास ऑफ द लैंड, डिफेंडेंट has the intent to interfere with the possession of the land belonging to the claimant। जैसे कि किसी दूसरे के लैंड के अंदर घुसना उसकी बिना इजाजत के, जैसे मैंने अपनी नाली का गंदा पानी पास वाले के प्लॉट में चला गया, यानी ट्रेसपास ऑफ द लैंड, उसकी लैंड में चला गया। सेकंड, ट्रेसपास ऑफ द चैटल। चैटल का मतलब मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे किसी की कार खड़ी है, आपने कई बार देखा अपन पार्किंग एरिया में कार खड़ी करते हैं, कई जगह जाकर के अपना नाम लिख के चले जाते हैं, कोई पॉइंटेड कोई भी चीज़ से नाम लिख दिया, उसकी कार खराब हो गई, हल्का सा पेंट मार दिया, कार खराब हो गई, तो ये ट्रेसपास ऑफ द चैटल हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो अपने ट्रेसपास और चैटल से इसी का ही कुछ इससे मिलता जुलता हो गया। इसमें क्या करते हैं कि किसी चीज़ को जो है प्रॉपर्टी, जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देते हैं, मिसयूज कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, आपने मुझसे लिए कि मैं पढ़ करके 2 दिन में वापस दे दूँगा, आप ले गए, मैंने कहा ठीक है, आपको मैंने गुड फेथ में दे दी, आप ले गए। आप ले तो गए, लेकिन आपने क्या करा कि उसको उसमें से कुछ डैमेज कर दिए, फाड़ दिए पेपर, या उसको कहीं खो दिया,
अब क्या हुआ, और आपने मेरे को, जब मैंने आपसे मांगी तो आपने क्या करा, दूसरी वैसी की वैसी बुक ला के मुझे दे दी। लेकिन मैंने उसमें बहुत मेहनत कर रखी थी, मैंने हाईलाइट कर रखा था, मैंने नोट्स के लिए उसमें पॉइंटर, मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा था। तो मैंने जो मेहनत थी वो मेरी ख़राब हो गई। तो ये जो इस टाइप की जो होता है ना, ये इसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट है अनलॉफुल हरासमेंट, इंटेंशन इन्फ्लिक्शन ऑफ द इमोशनल डिस्ट्रेस। कोई भी एक्ट है जैसे जिसमें फिजिकल हार्म नहीं होगा, जैसे नर्वस शॉक है, जैसा कहते हैं प्रैंक करते हैं अपन, प्रैंक करते हैं। प्रैंक क्या मतलब, आपने क्या करा, जुड़े ही किसी को फ़ोन करा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत ज़्यादा उसकी इंजरी हो गई है, तो उसके कारण से जिसको भी आपने फ़ोन किया, उसकी मदर या फादर, उनको एकदम से नर्वस शॉक आ गया, एकदम कॉमा में चले गए, गिर गए, बेहोश हो गए, तो ये है जो अनलॉफुल हरासमेंट के अंदर आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट मतलब आप किसी को फॉलो करे जा रहे हो, या आप अनवांटेड मैसेज करे जा रहे हो, या बार बार में फ़ोन कॉल करे जा रहे हो, वो सामने वाला आपको जवाब नहीं दे रहा है ना, या नहीं दे रही है, लेकिन आप उसको परेशान करे जा रहे हैं। नेक्स्ट है डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब होता है पब्लिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन, यानी किसी भी तरह से उसकी रेपुटेशन को खराब करना। अब ये दो तरह से हो सकती है, लिखकर और बोलकर। लिखकर जो हो गया उसको हम कहते हैं लिबेल एंड स्लैंडर। एक आप एग्जांपल इस तरह से करें, एलएल, लिखकर लिबेल, स्पोकन स्लैंडर, वो हो गया स्लैंडर। जैसे कि रेपुटेशन को खराब करना, आपने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोल दिया, उसकी रेपुटेशन खराब कर दी। आपने उसके बारे में कुछ बोला तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ठीक है। फिर आपने लोगों की बीच में से नेक्स्ट रेस्पेक्ट कम हो गई, या फिर आपने कुछ ऐसे कमेंट्स उसके बारे में कर दिए। नेक्स्ट है क्रिमिनल, आप वो उसने किसी तरह का क्राइम किया ही नहीं है, लेकिन आपने ऐसे कह दिया कि इस व्यक्ति ने ही वो क्राइम किया है, इसने मर्डर किया है, या इसने मर्डर की केस में इसका नाम है, जब ये है ही नहीं, या इसने छेड़छाड़ करी जबकि उसने किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया है, ये क्रिमिनल हो जाएगा। सिविल में क्या होगा कि जिसमें कि सिविल के अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या है, द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टेक केयर विच रिजल्ट्स इन द डैमेज, यानी अब इसमें तीन चीजें आई, जैसे नेग्लिजेंस डिफाइंड एज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर विच रिजल्ट्स इन द डैमेज, जिसके कारण से कोई भी ड्यूटी आपको करनी थी वो आपने प्रॉपर नहीं करी और उसके कारण से डैमेज, नुकसान हो गया, तो वो जो है नेग्लिजेंस में आएगा। आपकी गलती के कारण से दूसरे व्यक्ति को जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस भी आता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ड्यूटी ऑफ केयर। जैसे पहला जो एलिमेंट्स अपन कहेंगे ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब है द लीगल ऑब्लिगेशन टू अवॉइड एक्ट्स और द ओमिशन दैट कुड रीजनेबली बी फोरसीन टू कॉज हार्म टू अदर्स। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि ड्यूटी ऑफ केयर कि कोई भी चीज़ अगर आपको बताई गई, आपके पास में है, तो उसकी केयर करने की ड्यूटी आपकी है। एक एग्जांपल दें, आपने एक टेनेंट को रखा है आपके घर के बेसमेंट के अंदर, तो आपकी क्या है ड्यूटी, वहाँ पे कुछ और सामान भी, कुछ ऐसा सामान भी रखा है जो नुकसानदायक है, तो उसके सामान की जो आपने सामान रखा है जिससे जो नुकसानदायक हो सकता है, उसकी ड्यूटी, केयर की ड्यूटी, और उसके टेनेंट की ड्यूटी भी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, यानी आपने टेनेंट को रखा वहाँ पे, और आपने वो टेनेंट बड़ा नेचुरल खाना वाना भी बनाएगा, लेकिन वहाँ पे आपने पेट्रोल या इस तरह की चीज़ रख रखी है, उसको नहीं पता, तो आपने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर किया, मतलब आपने उसको ना बता करके, जबकि आपको बताना चाहिए था। हार्म टू द क्लेमेंट, यानी उसके कारण से किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके अंदर जो क्लेमेंट को, यानी जो उस टेनेंट को नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई आपको करनी होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत ही फेमस केस लॉ था अमेरिकन, मैकफर्सन वर्सेस ब्यूक मोटर कंपनी 1914 के अंदर। उसमें क्या हुआ था, एक उसने जो कस्टमर था उसने गाड़ी खरीदी थी, कार खरीदी थी, उसने सू किया क्योंकि उसकी कार का जो व्हील था वो कोलैप्स हो गया था। तो उसने क्या किया कि ये उस पर कंपनी पे गया, मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये कहा कि हम इंडिपेंडेंट
जो सप्लायर होते हैं उनसे लेते हैं। तो जो व्हील है हमने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, लेकिन हमने तो सब लगाया था। तो वहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि ब्रांड नेम आपका चल रहा है, आपने उस चीज़ को यूज़ में लिया, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अब यहाँ पे आ रहा है द कोड हेल्ड दैट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट प्लेस्ड दिस प्रोडक्ट ऑन द मार्केट टू बी यूज्ड विदाउट इंस्पेक्शन बाय इट्स कस्टमर्स if the manufacturer was negligent and the danger could be foreseen and liability will follow. Next है what is no fault and liability। मेरी क्या गलती, मैंने थोड़ी कुछ किया है, मेरे को क्यों सजा मिले, मेरे को क्यों डैमेजेस कॉम्पनसेट करने पड़े, क्यों देने पड़े। तो इन फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी द लीगल राइट ऑफ द क्लेमेंट इज वायलेटेड due to a mistake of the defendant and the defendant is liable to pay the compensation। defendant को compensation pay करना पड़ेगा। no fault liability का मतलब ये होता है कि liability arising without any fault is no fault liability। it covers two kinds of liability, चाहे से आपने उसमें किया है नहीं किया, लेकिन you are responsible for that, you have to compensate। इसमें दो हो गई, एक strict liability और एक हो गई absolute liability। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज स्टैंडर्ड लायबिलिटी अंडर व्हिच पर्सन इज लीगली रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्टिविटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ फॉल्ट और द क्रिमिनल इंटेंट फ्रॉम द डिफेंडेंट, मतलब उसको देना पड़ेगा। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो आया वो आया था 1868 में, जो कि रिलायंस वर्सेस फ्लैचर का केस था इन इंग्लैंड। रिलायंस एंड फ्लैचर वर द नेबर्स, वो क्या दोनों नेबर थे। Reliance owned a mill for whose energy requirement he considered a water reservoir on his in his land. The work of the construction was done by an independent contractor who was negligent in his work, and due to this negligence, the water escaped and leaked into the Fletcher's mine, causing heavy losses to him. Fletcher sued Reliance for the damages caused. फ्लैशर ने जो है ने रिलायंस, क्योंकि रिलायंस की जो थी वो माइन थी, उसने उसमें पानी भरा, वहाँ का काम चल रहा था। जब बारिश आई तो उसके कारण से जो है जो फ्लैचर है उसको नुकसान हो गया। तो फ्लैचर ने रिलायंस को स्यू किया। तो रिलायंस ने ये कहा कि मैंने जो वर्क कराए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से कराया है, तो मेरी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर तीन चीज़ें जो 3 बेसिक प्रिंसिपल जो है वो एस्टेब्लिश हुए, आप याद करने के लिए LED याद कर लीजिए। LED मतलब लायबिलिटी एस्केप एंड द डेंजरस थिंग। फर्स्ट इज डेंजरस थिंग। पहली बात कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। आपने अपनी लैंड को अगर नॉन नेचुरल, आपने पॉन्ड बनाया, आपने आर्टिफिशियल लेक बनाई, ये नॉन नेचुरल है, तो ये हो गया डेंजरस थिंग हो गई। सेकंड है एस्केप, वो अगर वो चीज़ वहाँ से आपके कंट्रोल से निकल के बाहर आ जाता है, एस्केप हो जाता है। थर्ड लायबिलिटी, तो उसके कारण से जो डैमेज होंगे वो आपको भरने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल अपन देते हैं कि एस्केप होना और एस्केप नहीं होना में, जैसे आपका एक प्रेमिसेस है, उसमें कुछ आपने क्या करा, कुछ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स रख रखे हैं, आपने बंद वहाँ पे रख रखा है। अब जो आपके पड़ोसी का कुत्ता है जो है वो दीवार कूद के या कैसे भी करके वो आ जाता है आपके प्रेमिसेस के अंदर और उसको चाट जाता है, खा जाता है और मर जाता है। वो आपके स्यू करता है कि आपके कारण से ऐसा हुआ। तो ऐसा है क्योंकि इसमें इस केस के अंदर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ से एस्केप नहीं हुआ। अगर आपका पेस्टिसाइड आपने उस पास वाले की बाउंड्री वॉल पर रखा होता और वो गिर जाता और वो चाट जाता, तो आप रेस्पॉन्सिबल हो सकते थे। तो यहाँ पे इसके जो है एक्सेप्शंस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के दिए गए हैं, जो हम डिफेंस पे कर सकते हैं। इसमें हम गोम्स के हिसाब से याद करते हैं, GOMSS। जी मतलब एक्ट ऑफ द गॉड हो गया, ओ मतलब हो गया अपना क्या कहते हैं ओन फॉल्ट, देन M फॉर हो गया म्यूचुअल बेनिफिट एंड एक्ट ऑफ स्टैंजर एंड द स्टैट्यूटरी एक्ट। तो प्लेंटिफ की अगर खुद की गलती से व्हेन द कॉज ऑफ द डैमेज इज एन एक्ट और डिफॉल्ट ऑफ द क्लेमेंट हिमसेल्फ,
मतलब जिसने वो किया उसकी गलती के कारण से हो रहा है, तो जो है ये एक्सेप्शंस जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के की रेमेडी नहीं दी जाएगी अगर प्लेंटिफ की गलती के कारण, जो उसमें सू कर रहा है उसकी गलती से हो रहा है। सेकंड, एक्ट ऑफ द गॉड, किसी ऐसी चीज जो कंट्रोल के अंदर नहीं है। एक्ट ऑफ द गॉड मतलब नेचुरल कैलेमिटी कोई है जिसके एक्ट ऑफ द गॉड के भगवान ने, मतलब इसमें होता है ना, जिसमें इंसान की कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है। म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों ने, मैंने और आपने डिसाइड कर लिया था ये चीज़ें होगी, उसके बाद में अगर आपने मेरे को नुकसान दिया तो उसमें ये नहीं माना, क्योंकि हम दोनों ने पहले से बात कर ली थी। एक्ट ऑफ स्टर्न को थर्ड पर्सन आके कर जाता है। स्टैट्यूटरी एक्ट, गवर्नमेंट अगर करती है, कोई गवर्नमेंट का कोई कॉर्पोरेशन अगर करता है तो। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है का जो प्रिंसिपल है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दो इंस्टेंस हुई थी केस की जिसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन की डेथ हो गई थी। फर्स्ट केस था भोपाल जो गैस लीक डिजास्टर ऑफ 1984, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो भोपाल में थी उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण से 2260 तो लोग मर गए थे और करीबन 6 लाख के आसपास जो है इंजर्ड हो गए थे। सेकेंड इंसिडेंट 1985 में दिल्ली में हुआ था, श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर, वहाँ पे गैस लीक हुई थी। तो उसके बाद में जब केस चला तो MC मेहता वर्सेस श्री राम फूड्स एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती ने 1987 के अंदर फैसला सुनाया। उसमें क्या बात कही गई कि वी आर द व्यू दैट एन एंटरप्राइज which is engaged in a hazardous or inherently dangerous industry which possesses a potential threat to the health and safety of person working in the factory and residing in the surrounding areas owes an absolute and non-delegable duty to the community to ensure that no harm results to anyone on account of hazardous or inherently dangerous activity in which it is engaged must be conducted with the highest standard of the safety, and if any harm is done on account of such activity, the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm, and it should be no answer to the enterprise to say that it had taken all reasonable care and that the harm occurred without any negligence on its part। कहने का मतलब ये है, मैं ब्रीफ में बताऊँ आपको, कि कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो वो हजार्डस है जिससे कि नुकसान हो सकता है, चाहे से उस फैक्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए हो या बाहर के लिए, उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पूरी टेक केयर करना। वो कोई भी नुकसान, उसकी चीज़, वो चीज़ लीक नहीं हो, उसमें सारी सेफ्टी नॉर्म्स हों, ये सारी चीज़ें, और अगर किसी तरह का होता है तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट होता है और इसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं लगता, चाहे एक्ट ऑफ गॉड का भी नहीं लगेगा। द बेसिक प्रिंसिपल जो है एब्सोल्यूट जो लायबिलिटी का वो इमर्ज हुआ था, उसमें 3 चीज़ें निकल के आई। HEE एंटरप्राइज यानी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड, हजार्डस नुकसानदायक होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तीसरा, एस्केप कोई ज़रूरी नहीं है कि निकल के, उसमें एस्केप जरूरी था कि निकल के बाहर आ जाए, यहाँ पे एस्केप नहीं है, चाहे अंदर है तो भी। अब डिफरेंस क्या है, तो फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। अगर अपन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करें तो इसमें पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, इसमें एंटरप्राइज होगी। यहाँ पे एस्केप यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर एस्केप की जरूरत नहीं, निकल के बाहर आए, जबकि एस्केप जरूरी है, जबकि इसमें एब्सोल्यूट में नहीं है। एक्सेप्शन, इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर एक्सेप्शंस रहेंगे, जबकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अब यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन किया जाएगा वो क्वांटम ऑफ डैमेजेस भी किया जाएगा, कि स्मॉल पैकेट भी हो सकते हैं, जबकि इसके अंदर यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट जो लायबिलिटी है इम्प्लाइज अ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर कॉम्पनसेटिंग द इंजर्ड और एग्रीड इवन व्हेन ही इज नॉट फॉल्ट और शी वॉज नॉट एट फॉल्ट, चाहे उसने गलती करी या नहीं करी, उसको कर देना पड़ेगा। अब आता है कि समरी ऑफ द काइंड्स ऑफ द हार्म्स, कि कौन कौन तरह के हार्म्स हो सकते हैं। तो हार्म्स में जैसा अभी अपन ने पहले डिस्कस किया है, उन्हीं में से निकल के आ रहा है। प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन द लैंड,
जैसे कि द लॉ टॉट प्रोटेक्ट्स द क्लेमेंट इंटरेस्ट इन हर लैंडेड प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी है उसके बिना पूछे आप चले, जैसे मैंने मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक स्विमिंग पूल बना रखा है, अब उसको मैंने, मेरे फ्रेंड्स आने वाले पार्टी है तो मैंने उसको पूरा फिल्टर करके तैयार करके रखा है, आप 2 घंटे पहले उसमें जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ उसको गंदा कर देते हैं, तो आप मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आपने ट्रेसपास ऑफ लैंड किया। अदर टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी, अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मैंने मेरे नोट्स आपको दिए, आपने डैमेज कर दिए और आपने उसके में बदले में दूसरे नोट्स दे दिए। बॉडीली इंजरिंग, बॉडी इंजरीज के अंदर मेंटल डिस्ट्रेस भी आ रहा है, आपने मेरे को किसी तरह से मेंटली नुकसान, मतलब कुछ धमकाया जिससे मैं मेंटली परेशान हो गया, या आपने फिजिकली परेशान किया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसके कारण से मेरे को इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो यहाँ पे अगर अपन कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये आता है, नॉट फॉर हु हैज़ डन रॉन्ग, यानी कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो उसको सजा देने के लिए नहीं है जिसने कि गलत किया है, ये उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कि जिसके साथ गलत हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सुनिए और आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए और इसको जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।